Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about government buying stakes of Vodafone Idea. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने फैसला लिया है दैट इट विल बी बाइंग अबाउट 35.8% स्टेक्स इन वोडाफोन आइडिया, जिसको शॉर्ट में आजकल VI कहते हैं। और इसके साथ ही द यूनियन गवर्नमेंट विल बिकम सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर अभी बात की जाए तो इस कंपनी में, वोडाफोन आइडिया कंपनी में, वोडाफोन ग्रुप के 44.3% शेयर्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के 27.7% हैं और बाकी जनरल पब्लिक को थ्रू स्टॉक मार्केट 28% शेयर्स हैं। लेकिन ये भारत सरकार के 35.8% स्टेक खरीदने के बाद भारत सरकार the government of India will become the largest shareholder in this Vodafone Idea company. अब सवाल ये उठता है, कई सारे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछ रहे थे, इस कारण से मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ कि सर, जब एक तरफ भारत सरकार ये कह रही है कि इट वांट्स टू गो फॉर मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, एंड इट वांट्स टू प्रमोट competition more and more, or it wants to minimize government intervention and promote market mechanism more and more, तो वैसे हालात में भारत सरकार किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्यों खरीद रही है? सो इट अपीयर्स अ काइंड ऑफ काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच। जो भी भारत सरकार के अभी तक के तरीके रहे प्राइवेटाइजेशन के और डिसइन्वेस्टमेंट के, उससे ये काउंटर लगता है, अगेंस्ट मार्केट मैकेनिज्म लगता है। लेकिन ये ऐसा है नहीं। ज़रा समझिए कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो भारत सरकार के इस फैसले को समझने के लिए पहले हमें कुछ टेलीकॉम सेक्टर के बारे में जानना होगा। लुक, टेलीकॉम सेक्टर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, वोडाफोन, जियो, कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, कोर एक्टिविटी एंड नॉन कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी होती है टेलीकॉम सेक्टर की डाटा सर्विसेज या कॉलिंग सर्विसेज, जो उसकी कोर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। जबकि नॉन कोर एक्टिविटी, मान लीजिए कि उसकी कोई एसेट है, उसको उसने रेंट पे दे दिया, कोई उसकी कंपनी के अपने कुछ कहीं से प्रॉफिट आए, उसका एक शेयर उसको मिला जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, कहीं उसने कुछ पैसे जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट आ गया, या कोई भी मिसलेनियस इनकम, सो दैट एक्टिविटीज़ आर नोन एज नॉन कोर एक्टिविटीज़। और इससे जो इनकम जनरेट होगा वो नॉन कोर इनकम होगा, ऑफ कोर्स। अब देखिए, टेलीकॉम सेक्टर की जो भी रेवेन्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, शॉर्ट में कहें तो AGR। AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूड्स रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम बोथ एक्टिविटीज़, कोर एंड नॉन कोर। तो यहाँ से जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया और नॉन कोर से जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया, दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब हाल फिलहाल में पिछले 2 सालों से यह मामला बार बार न्यूज़ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2020 जनवरी 2020 से पहले तक ये जो टेलीकॉम कंपनियां थीं वो बस अपने कोर एक्टिविटीज़ के रेवेन्यू पे टैक्स दिया करती थी। लेकिन जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को उनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे ओवरऑल टैक्स देना होगा। मतलब उनके कोर और नॉन कोर दोनों ही एक्टिविटी से जनरेट होने वाली इनकम पे उनको रेवेन्यू देना होगा, टैक्स देना होगा। सो कोर एक्टिविटीज़ और नॉन कोर एक्टिविटीज़ दोनों को मिला करके क्या होती हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इस पे उनको टैक्स देना होगा। तो बैठे बिठाए एकाएक से टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि पहले वो टैक्स दे रहे थे बस कोर एक्टिविटीज़ पे, कोर एक्टिविटीज से जनरेट किए हुए इनकम पे। नाउ दे हैव टू पे, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2020, जनवरी 2020, दे हैव टू पे टैक्स ऑन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो एकाएक से टैक्स लाइबिलिटी जो भी मेजर कंपनियां हैं हमारे देश की, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, इनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी एकाएक से काफ़ी एक्सपोनेंशियल तरीके से राइज कर गए। फॉर एग्जांपल आप देखिए तो वोडाफोन के ऊपर समवेयर क्लोज टू 53,000 करोड़ का टैक्स लाइबिलिटी बन गया, भारती एयरटेल के ऊपर 35,000, जियो के ऊपर थोड़ा कम है।
तो वोडाफोन के ऊपर तो इतनी सारी लाइबिलिटी बन गई, टैक्स लाइबिलिटी, और वोडाफोन की वैसे भी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छी थी नहीं वोडाफोन आइडिया की। तो हालत ये हो गई कि वोडाफोन ने डिक्लेयर कर दिया कि इट विल शट डाउन इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया इफ़ द गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन कलेक्टिंग टैक्स ऑन AGR, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मतलब मुद्दा ये है कि वोडाफोन ने कहा कि सर देखो, इतना तो हम पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोर नॉन कोर दोनों एक्टिविटीज़ के टैक्स, दोनों एक्टिविटी से जनरेट हुई रेवेन्यू पर टैक्स लोगे तो जो टैक्स बन के आता है हमारे ऊपर, अब इतना तो हम नहीं पे कर पाएंगे। सो बेटर वी विड शट डाउन आवर ऑपरेशंस। अब देखिए, अगर वोडाफोन अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर देता तो उससे क्या इम्प्लीकेशंस होते। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में वैसे भी 4 ही प्लेयर्स बचे हैं, वोडाफोन, जियो, एयरटेल एंड BSNL। अब आपको पता है कि BSNL तो देखिए खाली थ्योरेटिकल बेसिस पे है, इट इज़ नॉट ए काइंड ऑफ प्रैग्मेटिक चैलेंजर और ऑल्टरनेटिव टू दीज कंपनीज। उसके पास हार्डली 10% शेयर है, और वो भी ऐसे एरियाज़ में, काफ़ी रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे बाकी सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड सर्विसेज। मुद्दा ये है कि यू नो कि BSNL इज़ नॉट एज कॉम्पिटिटिव एज दीज 3 कंपनीज आर इन टेलीकॉम सेक्टर। अगर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर शेयर की बात की जाए, मार्केट शेयर की, तो वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर है 26%, एयरटेल का मार्केट शेयर है अबाउट 29%, जबकि जियो का मार्केट शेयर है समवेयर क्लोज टू 35%। अब सोचिए, BSNL तो कोई प्रैग्मेटिक ऑल्टरनेटिव है नहीं, वोडाफोन आइडिया भी बंद हो जाएगा तो क्या बच जाएंगे, बस 2 बच जाएंगे, एयरटेल एंड जियो, एंड दैट विल क्रिएट ए काइंड ऑफ डिओपोली इन द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। मतलब बस 2 कंपनियों का राज रह जाएगा, रूल ऑफ 2, एंड दीज 2 विल बी जियो एंड एयरटेल। और डिओपोली से होगा क्या कि ये 2 कंपनियां अपने मन मुताबिक फिर पूरे टेलीकॉम सेक्टर को मैनेज करेंगी, एंड अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज में शूट अप, गो अप, and that may lead to exploitation of the customers. We customers might be required to pay more tariff for the same kind of services. तो पूरा का पूरा जो डिजिटलाइजेशन का जो एक इनिशिएटिव लिया है भारत सरकार ने, वो डिजिटलाइजेशन का इनिशिएटिव बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाएगा अगर बहुत कम सर्विस प्रोवाइडर रह गए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो दैट विल लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो। और पोस्ट पैंडेमिक फेज में आप तो देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग का सिग्निफिकेंस कितना बढ़ चुका है। सो ऐसे हालात में डिजिटलाइजेशन के किसी भी मेथड को हिंडर करना या स्लो डाउन करना वुड नॉट बी गुड एज फार एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो भारत सरकार चाहती नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाए, और वोडाफोन आइडिया के ऊपर अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर टैक्स कलेक्ट किया गया तो वोडाफोन आइडिया के हालात नहीं है कि वो टैक्स पे कर पाए। अब आप सोचेंगे कि फिर भारत सरकार टैक्स माफ़ क्यों नहीं कर देती, तो देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपको AGR पे टैक्स देना है, और भारत सरकार अगर टैक्स माफ़ करेगी तो उसको फिर सिर्फ वोडाफोन कहें क्यों, एयरटेल और जियो भी बोलेंगे कि हमारा भी माफ़ करो। सो ये तमाम प्रॉब्लम्स थे। At the same time, the government of India does not want Vodafone and Idea to shut down its operations in India. और फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, द सॉल्यूशन adopted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, आप टैक्स नहीं भर सकते, आप एक काम कीजिए, यू कन्वर्ट योर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इनटू इक्विटी। मतलब आप अपने कंपनी के कुछ शेयर्स हमें दे दीजिए। आप इतना टैक्स नहीं दे सकते तो आप समझिए कि टैक्स के बदले में हम आपके कंपनी के कुछ शेयर्स ले लेते हैं, एंड दिस इज हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी इन्फ्यूजिंग। तो शेयर लेने के लिए भारत सरकार को कुछ पैसा देना होगा, तो इसी कारण से भारत सरकार ने फैसला लिया कि इट विल बी बाइंग अबाउट 35.8% शेयर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया, और उस प्रोसेस में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी इन्फ्यूजिंग सम कैपिटल इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन वोडाफोन आइडिया, एंड दिस capital infusion in this organization Vodafone Idea will bring new life to this organization, will bring new lease to this organization. इनके पास कुछ पैसा आएगा, so they might be able to revive, they might be able to pay their tax liability, and they might be able to participate into upcoming new digital services like 5G and all. So इस तरीके से they might be able to survive and compete with these organizations like Jio and Airtel. तो यही कारण है कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम लोग अभी के लिए वोडाफोन आइडिया के अंदर 35.8% शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो देख करके ये लगेगा कि भारत सरकार इज़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टुवर्ड्स प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। दिस मेथड इज ऑल्सो
टू प्रमोट मार्केट मैकेनिज्म इन इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया के अंदर 35.8% शेयर्स खरीदे हैं। भारत सरकार क्या करेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब ये कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो जाएगी, स्मूथ तरीके से रन करने लगेगी, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेल इट्स शेयर्स इन वोडाफोन आइडिया to any private entity. But for the time being, the government of India has kept the shares of this organization with itself so that it could infuse some capital. साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी कमिटमेंट किया है कि it will not be interfering into day-to-day business activities of Vodafone Idea. The business activities will be managed by the professionals themselves and they will try to revive the financial conditions of the कंपनी। तो मुद्दा यह है कि भारत सरकार कहीं से भी ये नेशनलाइजेशन की तरह इसको ना देखा जाए। भारत सरकार बस मार्केट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, वो डिओपोली ना बन पाए, किसी दो कंपनियों का राज ना हो पाए। मार्केट का मतलब होता है देयर शुड बी मोर एंड मोर सर्विस प्रोवाइडर्स। इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार एंड दैट इज व्हाई इट हैज डिसाइडेड टू सपोर्ट वोडाफोन आइडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about volcanic eruption in Tonga, and this topic is important from our syllabus paper 2 geophysical phenomena. देखते हैं, सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो देखिए, एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ है इन द सदर्न पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा। तो समझिए टोंगा कैसा है। टोंगा इज एन आर्कीपेलागो। द किंगडम ऑफ टोंगा इज एन आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब आई होप आप समझते होंगे सीरीज ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। तो सीरीज ऑफ छोटे छोटे आइलैंड्स के सीरीज जो होते हैं, चेन होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आर्कीपेलागो। एंड टोंगा हैज़ अबाउट 150 स्मॉल आइलैंड। छोटे छोटे करके लगभग 150 आइलैंड्स हैं टोंगा के। उसमें से लगभग बस 35 ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जबकि लगभग 115 आइलैंड्स के आसपास हैं जो खाली हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छोटे या बड़े वोल्केनोज हैं और वो वोल्केनोज कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। दैट्स वाई people or active volcanoes हैं, that's why people do not want to live on in such islands which are having active volcanoes. तो लगभग 150 में से 35 पे लोग रहते हैं, 115 खाली हैं, और इसी 115 जो खाली इस तरह के आइलैंड्स हैं जो एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, उनमें से 2 वोल्केनिक आइलैंड्स, इनका नाम कुछ इस तरीके का है, हुंगा हपाई एंड हुंगा टोंगा। इन 2 वोल्केनिक आइलैंड्स के नीचे से वोल्केनिक इरप्शन हुआ है और वोल्केनिक इरप्शन इतना वायलेंट था, इतना मैसिव था कि वोल्केनिक इरप्शन में जो प्लूम्स थे इट रोज अप टू 80 किलोमीटर्स, और बाद में जब ये कोलैप्स हुआ तो फिर ये एक मैसिव लैंड वाला एरिया इन आइलैंड्स पे देखो, एक मैसिव लैंड और मैसिव पार्ट ऑफ द आइलैंड गॉट परमानेंटली सबडक्टेड। ये सैटेलाइट इमेज पे आप देख सकते हैं कि जो 2 आइलैंड्स हैं, होंगा हपोई एंड हुंगा टोंगा, इसका एक पार्ट ऑफ द आइलैंड गॉट परमानेंटली सबडक्टेड बिकॉज ऑफ मैसिव एंड एब्रप्ट वोल्केनिक इरप्शन। सो आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर कि ये जो सीरीज ऑफ आइलैंड्स है, इसमें एक जगह अंडर वाटर या अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिस कारण से ये आइलैंड का एक मेजर पोर्शन सबडक्ट हो गया है। अब जरा समझते हैं रीजन बिहाइंड दिस वोल्केनिक इरप्शन। तो आपको एक बात अच्छे से जाननी चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा टोंगा आइलैंड है, सीरीज ऑफ टोंगा आइलैंड्स है, इट इज़ लोकेटेड ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो आई होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस फेमस और रादर इनफेमस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पूरा का पूरा एरिया जो है पैसिफिक ओशन के पेरीफेरी में एक तरीके का सेमी सर्कल है या हॉर्स शू शेप का है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है काफ़ी टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। यहाँ पे कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं साइमल्टेनियसली, एंड बिकॉज ऑफ टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन इट इज़ ऑल्सो अर्थक्वेक प्रोन रीजन। ये क्यों टेक्टोनिकली एक्टिव है ये भी आप समझते होंगे, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट का, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द 2 क्रस्ट्स। तो अगर इस यहाँ पे बात की जाए जहाँ पे ये करंट वोल्केनिक इरप्शन हुआ है नियर हुंगा टोंगा एंड हपाई आइलैंड्स, यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ अगर देखा जाए तो दिस वोल्केनिक इरप्शन हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन पैसिफिक प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो एक साइड में पैसिफिक प्लेट है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये दोनों ओ कन्वर्जेंस प्लेट हैं, ओशन कन्वर्जेंस प्लेट हैं। अब देखिए
कि पैसिफिक प्लेट इज एक्चुअली, सिंस पैसिफिक प्लेट इज लार्जर, सो पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग बीनीथ ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आपको ये सब बातें तो पता होंगी कि जो लार्जर प्लेट होता है, लॉन्गर प्लेट होता है, वही सबडक्ट होता है। तो देखो इस केस में कैसा होगा, ये मान लो कि पैसिफिक प्लेट है तो ये नीचे सबडक्ट हुआ और ये हो गया ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर से पैसिफिक प्लेट, तो दोनों कन्वर्जेंस हो रहा है, ओशन ओशन प्लेट कन्वर्जेंट मार्जिन है। तो यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है वो नीचे सबडक्ट हुआ और पैसिफिक प्लेट इस तरह से नीचे सबडक्ट होने के बाद नीचे जो वो मोल्टेन मैग्मा जो होता है, मैग्मा चेंबर में जा कर के ये लिथोस्फीयर फास्ट तरीके से, वॉलिड तरीके से मेल्ट होता है और एकाएक से सडन मेल्ट होने के कारण सडन एक्सपेंशन होता है और सडन एक्सपेंशन के कारण इस तरीके का वॉलेंट इरप्शन होता है। तो इस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन हुआ है यहाँ पे इन अंडर द सी ऑन दीज टू आइलैंड्स, हुंगा टोंगा एंड हुंगा हपोई वोल्केनो। और ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ चूँकि ये बीनीथ द सी हुआ है, ओशन के नीचे से हुआ है, बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस ऑफ दिस पैसिफिक प्लेट, इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ कि आसपास के ओशनिक वाटर को भी इसने सडन थ्रस्ट दिया, सडन एनर्जी दी और इस कारण से आसपास के रीजन में सुनामी का खतरा बढ़ गया। आसपास के रीजन में जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या टोंगा के सिटीज़ में वोल्केनिक सुनामी के छोटे छोटे लहरें तो अभी आई हैं, कोई बहुत मैसिव डिस्ट्रक्टिव सुनामी नहीं आया है। वैसे ही फिजी वगैरह में भी कुछ छोटे छोटे सुनामी की लहरें तो आई हैं, बट ऐसी आशंका जताई जा रही है कि देयर कैन बी मैसिव सुनामी वेव्स दैट में फॉलो ऑन लेटर। अगर इस तरह के वोल्केनिक इरप्शन एक आधा बार और हो गए तो। अब ये वीडियो को आप देखिए, ये मुझे वीडियो अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि ये कैसे वोल्केनो में लीड टू सुनामी ऑल्सो, स्पेशली अंडर सी वोल्केनो इन दिस पर्टिकुलर केस, वो इस वीडियो की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो इस वीडियो को एक बार आप देखिए। Tsunami warnings are in effect in the country, parts of Australia's east coast and Tasmania. Warnings were also issued farther away in American Samoa and Fiji. And we are now under tsunami warning for American Samoa. Please head to higher grounds immediately if you are in the danger zone. New Zealand's military says it's monitoring the situation and remains on standby if assistance is required. The volcano has been active since December. It erupted once last month, but reports suggest Saturday's eruption was 7 times more powerful. The danger is not yet over. Emergency services warn that the toxic cloud spewing from the volcano could cause acid rainfall in Tonga, potentially poisoning drinking water and posing a threat to residents. Rahul Radhakrishnan, TRT1. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर इंडियन आर्मी। और ये जो टॉपिक है इससे 8 मार्क्स आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है और खासकर जो लोग भी डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, CTS वगैरह की, उनके लिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो समझिए, मैंने वैसे पहले भी आपको आर्मी डे के बारे में बताया था कि 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि 15 जनवरी का क्या सिग्निफिकेंस है। ऑन दिस डे इन 1949 हुआ क्या था कि हमारे देश के आर्मी जनरल KM करियप्पा टुक ओवर द चार्ज ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम ए ब्रिटिशर FR रॉय बूचर। तो मुद्दा यह है कि 15 जनवरी 1949 को पहली बार कोई एक इंडियन
बना इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ, और वो इंडियन थे जनरल KM करियप्पा। और इसी दिन को फिर सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल यानी कि 2022 में दिस इंडियन आर्मी डे वाज 74th इंडियन आर्मी डे। और इसी अवसर पे फिर हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे साहब ने इंडियन आर्मी के लिए एक नया कॉम्बैट यूनिफॉर्म रिलीज़ किया। कॉम्बैट यूनिफॉर्म मतलब जब कन्फ्लिक्ट के लिए जाएंगे, लड़ाई के लिए जाएंगे, तो इंडियन आर्मी इस तरह का यूनिफॉर्म पहनेगी। दिस इज़ अ न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म दैट हैज़ बीन अनवील्ड फॉर इंडियन आर्मी। तो ये होगा नया तरीके का कॉम्बैट यूनिफॉर्म। पहले कुछ इस तरीके का होता था, अब कुछ ऐसा होगा। तो कैसा है कि ये थोड़ा सा डिजिटल पैटर्न में रहेगा, आप देख सकते हैं। डिजाइंड फॉर ऑपरेशनल कंडीशंस लाइक डेजर्ट या हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, जंगल्स एंड प्लेन। इसका फैब्रिक जो हैगा वो काफ़ी लाइट है, स्टर्डी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ब्रीदेबल है एंड मोर सुटेबल फॉर डिफरेंट टेरेन्स। इसका कॉटन टू पॉलिएस्टर रेशियो है 70:30। ये कॉटन टू पॉलिएस्टर रेशियो 70:30 से क्या होगा कि इट कैन क्विकली ड्राई इवन वंस इट गेट्स वेट। तो गीला होने के बाद जल्दी सूख भी जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉटन टू पॉलिएस्टर रेशियो। प्लस इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर इन ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशंस। तो ये 70:30 याद रखना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा ये बात का भी ध्यान रखना आप लोग कि ये जो नया यूनिफॉर्म है इसके अंदर एक अंदर टी शर्ट होगा और टी शर्ट के ऊपर इस तरीके का एक जैकेट जैसा पहनने को होगा। इसमें कैसा है कि द शर्ट विल बी नॉट टक्ड इन। पहले कैसा होता था, शर्ट इस तरह से टक इन किया जाता था, बट नाउ इट वॉन्ट बी टक्ड इन। सो द न्यू यूनिफॉर्म एज ए सेड हैज़ अ कॉम्बैट अंडरनीथ टी शर्ट इट एंड अनलाइक ओल्डर यूनिफॉर्म इट विल नॉट बी टक्ड इन। एक बात आपको और याद रखनी है कि देखिए इंडियन आर्मी के कई अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म होते हैं अलग अलग ओकेजन के लिए। फॉर एग्जांपल ये है कॉम्बैट यूनिफॉर्म, लड़ाई के लिए जब जाएंगे तो ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। उसके अलावा किसी पीसफुल एरिया में जब इनकी पोस्टिंग होती है या सेरेमोनियल यूनिफॉर्म कुछ अलग होता है। जैसे वो सेरेमोनियल यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का ओलिव ग्रीन होता है, राइट। तो ये अगर यूनिफॉर्म में है कोई इंडियन आर्मी का ऑफिसर, मतलब समझिए कि दे आर पोस्टेड इन सम पीसफुल एरिया और दे आर इनटू सम सेरेमोनियल एक्टिविटी। तो ये यूनिफॉर्म ओलिव ग्रीन वाला यूनिफॉर्म नहीं बदला है, बस बदला है तो कॉम्बैट यूनिफॉर्म बदला है। The next article is again taken from national segment. It is about Pandit Birju Maharaj. This topic is again at best important from our prelims exam perspective. पंडित बिरजू महाराज इतने important हैं and well known personality है कि इनसे related सवाल जरूर आ सकता है. He is in news recently because he passed away recently. So पंडित बिरजू महाराज legendary कथक dancer and he belong to लखनऊ घराना. तो पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना he belong to लखनऊ घराना of कथक डांस इन इंडिया. और इनको भारत का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, पद्म विभूषण. ही गॉट दिस पद्म विभूषण इन 1986. उसके अलावा इनको 1964 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Assam segment. It is about Silpi Award. CM presents Silpi Award to Dr. Arpana Boozer Barua and Pulak Banerjee. So APSC prelims या मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले जरा शिल्पी दिवस के बारे में समझते हैं. कल का दिन यानी कि 17 जनवरी हमारे स्टेट असम में शिल्पी दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑनर ऑफ ग्रेट पोएट ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी. 17 जनवरी इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला. ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे. इज फर्स्ट कंसिडर टू बी फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ असम, great writer. He has written many drama, poems, song, films, and that's why he has been given title of Roop Kunwar. रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला. सो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो आज के अखबार में आया है वो देख लेते हैं. बिफोर एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ आर्ट, ज्योति प्रसाद अग्रवाला कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो. इनकी जो माता जी थी किरण मोई जी, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था ज्योति प्रसाद अग्रवाला के ऊपर. And Kiran Moy ji, she was very active as far as freedom movement is concerned, national movement is concerned. She was in fact first president of the Tejpur Mahila Samiti that was established in 1919. She set up Sipni Sangh, which was a weaving center for women,
एट द एंसेस्ट्रल अग्रवाला होम इन तेजपुर नोन एज पोकी। तो ये नाम भी याद रखना पीटी पर्सपेक्टिव से। अग्रवाला परिवार का जो एंसेस्ट्रल होम है जिसको पोकी नाम है उसको अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। गांधी जी स्टेड एट दिस अग्रवालाज एंसेस्ट्रल होम पोकी ड्यूरिंग हिज 2 विजिट्स टू तेजपुर, फर्स्ट इन 1921 एंड 1934। दोनों ही टाइम जब गांधी जी ने तेजपुर विजिट किया तो उस टाइम में उन्होंने पोकी में कुछ दिन स्टे किया। उसके अलावा अगर इनका ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का कंट्रीब्यूशन देखा जाए इन द फील्ड ऑफ आर्ट तो वो भी इमेंस है। अलॉन्ग विथ कला गुरु विष्णु प्रसाद रभा, ही रोट सोनित कुंवरी एंड जयमती। He is considered to be first filmmaker of Assam. He created Chitraban Studio at Tezpur in 1934. He created first Assamese movie Joymati in 1935. Established cinema hall at Junaki at Tezpur in 1937, and he created second Assamese film Indra Malathi in 1937. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। देखिए, ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के डेथ एनिवर्सरी पे उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए आसाम सरकार एक अवार्ड देती है जिसका नाम है ज्योति शिल्पी अवार्ड। तो इन 2022 73rd शिल्पी दिवस वाज ऑब्जर्व्ड और इसी ओकेजन पे शिल्पी अवार्ड भी दिए गए टू वेल नोन आर्टिस्ट। सो शिल्पी अवार्ड ऑफ 2022 ये आने वाले APSC प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्पी अवार्ड ऑफ 2022 हैज़ बीन गिवन टू आर्टिस्ट डॉक्टर अर्पणा बेज बोरुआ एंड पुलक बनर्जी। ये जो शिल्पी अवार्ड होता है इट कैरीज अवार्ड रिवॉर्ड ऑफ ₹2 लाख, साइटेशन एंड मोमेंटो। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बंगाल फ्लोरिकन? इट इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डाटा बुक, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज फाउंड ओनली इन साउथ एशिया, इट इज रॉन्ग, इट इज फाउंड इन कंबोडिया ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। World Economic Situation Prospect is released by United Nations agencies, and highest tiger density in Assam is in Kaziranga. Largest tiger area is Manas. Smallest tiger population is in Nameri. So the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.